प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सुप्रभात। हम लोग अभी तक शिक्षण कौशल पे चर्चा कर रहे थे। विभिन्न तरह के शिक्षण कौशल की बात हो गई है कि कौन कौन से शिक्षण कौशल छात्रों को जानना आवश्यक है एक सफल शिक्षण करने के लिए, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए। आज का जो हमारा विषय है वो है शिक्षण विधियाँ। एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि शिक्षण एक कला है। एक सफल शिक्षक की शिक्षण कला उसकी शिक्षण विधि पर निर्भर करती है कि किस विधि का प्रयोग वो अपने शिक्षण में करता है। तो वर्तमान समय में जो शिक्षण की विधियां हैं उसमें विभिन्न विधियां, कई तरह की विधियां प्रचलित हैं, कई तरह की विधियां देखी जाती हैं। कक्षागत शिक्षण में शिक्षण विधियों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई संशय नहीं है। विधियों के निर्धारण में पाठ्यवस्तु के स्वरूप को विशेष महत्व दिया जाता है कि पाठ्यक्रम का या पाठ्यवस्तु का स्वरूप कैसा है और उसके स्वरूप के अनुसार शिक्षण विधियां निर्धारित की जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षण उद्देश्य एवं अधिगम स्थितियों को महत्व दिया जाने लगा है। सभी विधियों में अधिक कुछ न कुछ गुण होते हैं, कुछ न कुछ दोष विद्यमान होते हैं। कोई भी विधि पूर्णतया सफल नहीं होती है और कोई भी शिक्षण विधि पूर्णतया असफल नहीं होती है। तो पाठ्यवस्तु का प्रस्तुतिकरण प्रभावी रूप से किया जाना किसी न किसी विधि पर ही आधारित है। यानी जो पाठ्य योजना आप बनाते हैं वो पाठ्य योजना आप अपने विद्यार्थियों के सम्मुख एज ए शिक्षक कैसे प्रस्तुत करते हैं, ये किसी न किसी विधि पर आधारित है। विधि की सहायता से ही उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। जो प्रकरण आप लिखते हैं, जो आपका उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य जो आपका है, उसकी प्राप्ति विधियों के माध्यम से ही संभव है। अगर आप शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो आपको प्राप्त नहीं होगा जो उद्देश्य आपने निर्मित किए हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो ये आवश्यक है कि किसी न किसी विधि का प्रयोग आप करते हैं अपने शिक्षण में। विधि के अभाव में शिक्षार्थी विषय वस्तु के संबंध में कोई ठोस ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है, करिए नहीं पाएगा। आप कितना प्रयास करिए, कोई विधि अपनाएंगे ना। अब प्रश्न ये उठता है कि विधियों का उदय कहाँ से हुआ, ये विधि जो है वो कहाँ से आई, कैसे इसकी बात चली। तो इस प्रश्न का उत्तर ये है कि शैक्षणिक प्रक्रिया में, यानी शिक्षण प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली शैक्षणिक क्रियाएं भविष्य में नई विधियों को जन्म देंगी। यानी आज जो विधियां अपनाई जा रही हैं शैक्षिक प्रक्रिया में, वह भविष्य में नई शिक्षण विधियां मानी जाएंगी। जैसे हम एक आपको उदाहरण दे रहे हैं, आज जो है ये इस तरह से लॉकडाउन में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था चली, तो ये सब शिक्षण आगे आने वाले समय में शिक्षण विधियां मानी जाएंगी। इसे शिक्षण विधियों के रूप में इनको बच्चों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा कि इस विधि से पढ़ाया गया। तो सवाल यहाँ ये है कि वर्तमान में अपनाई जाने वाली शैक्षणिक प्रक्रियाएं भविष्य में नई शिक्षण विधियों को जन्म देंगी। इस संबंध में बैसले कहते हैं कि शिक्षा में विधि का प्रयोग शिक्षक की उन प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है जिनके परिणाम स्वरूप छात्र सीखता है। विधियां शिक्षक द्वारा संपन्न की जाने वाली वह क्रियाएं हैं जिनकी सफलतापूर्वक समाप्ति के परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखता है। यानी शिक्षक जिन विधियों का प्रयोग करता है उन विधियों के परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखता है, अथवा जिसके कारण, यानी उन विधियों के कारण शिक्षण प्रभावपूर्ण होता है। यानी अगर विधियों का प्रयोग किया जाता है तो शिक्षण प्रभावी ढंग से होता है, उन्हें ही विधि कहते हैं। अब शिक्षण विधियों की अगर परिभाषा की बात की जाए तो विभिन्न विद्वानों ने किस तरह से इसको किया है कि जब व्यक्ति किसी कार्य को करने का मन बनाता है तो सबसे पहले क्या करता है। आप कोई भी कार्य, पढ़ाना छोड़ दीजिए, कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करना तो पहले जो मन बनाते तो सबसे पहले उस कार्य को सफलतापूर्वक करने के बारे में चिंतन करते हैं कि हम कैसे करें।
अथवा विचार करते हैं। यदि कार्य बिना सोचे ही शुरू कर दिया जाए तो सफलता असंभव है। यानी कोई भी कार्य आप बिना विचार किए, बिना सोचे, बिना चिंतन किए नहीं करते हैं और अगर शुरू कर देते हैं तो सफलताएं मिलने की संभावना बहुत कम होती है, यानी असंभव होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षक शिक्षण कार्य करने से पूर्व यह निर्धारित करता है कि किस पाठ अथवा किस प्रकरण को किस विधि से पढ़ाया जाए जिससे वो छात्रों के मानस पटल पर अंकित हो जाए या छात्र अधिक से अधिक ज्ञानार्जन कर सकें, अधिक से अधिक सीख सकें। वैसे इसका कोई नियमित नियम नहीं है या निर्धारित नीति नहीं है, फिर भी ये 3 बातों पर निर्भर करती है। एक तो विषय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी जो विषय वस्तु आपको पढ़ाना है उसका नेचर क्या है, प्रयोगात्मक है कि जो है व्याख्यान के द्वारा कर सकते हैं कि जो है या अन्य कोई तरीका प्रोजेक्ट मेथड से कर सकते हैं, तो उसके नेचर से पता चलता है कि अध्यापक को कि इस पे कौन सा विधि इम्प्लीमेंट किया जाए जिससे छात्रों को हम बेहतर ढंग से समझा सकें। तो जो पहला पॉइंट है वो है विषय वस्तु की प्रकृति और दूसरा पॉइंट है अध्यापक का व्यक्तित्व। जो अध्यापक की पर्सनालिटी होती है वो काफ़ी हद तक शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक होती है। तो अगर अध्यापक का व्यक्तित्व प्रभावशाली है तो निश्चित तौर पर वो कोई भी विधि अपनाएगा तो वो प्रभावशाली रहेगा बालकों को सीखने के लिए। और तीसरा ये है कि अध्यापक का विषय वस्तु पर नियंत्रण। अब अगर बहुत अच्छा व्यक्तित्व है और बहुत अच्छी प्रकृति है विषय वस्तु की और अध्यापक का प्रभावशाली व्यक्तित्व भी है, लेकिन अपने विषय पर नियंत्रण नहीं है, विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है, विषय वस्तु पे कमांड नहीं है, विषय वस्तु के प्रति उसकी जानकारी कम है, तो वो सफल शिक्षण नहीं कर सकता है, एक अच्छा शिक्षण नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार विधि तो एक माध्यम है शिक्षक की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का, वह भी सरल, सुगम और सजीव, यानी सरल, सुगम और सजीव ढंग से प्रस्तुतिकरण के लिए विधि एक माध्यम है जो शिक्षक उसका प्रयोग करके छात्रों के सम्मुख अपनी बात को प्रस्तुत करते हैं। एक शिक्षण विधि एक अध्यापक के लिए उपयुक्त है तो वही शिक्षण विधि दूसरे अध्यापक के लिए अनुपयुक्त है। कोई जरूरी नहीं कि जिस प्रकरण को हम या कोई अध्यापक एक विधि से पढ़ाता है तो दूसरे पाठ को या दूसरे प्रकरण को भी उसी विधि से पढ़ाए, तो या दूसरा अध्यापक भी उसी विधि से पढ़ाए, तो ये जरूरी नहीं है। अथवा एक प्रकरण को जिस विधि से पढ़ाया जाए ये आवश्यक नहीं कि दूसरा प्रकरण भी उसी विधि से पढ़ाया जाए। तो कहने का आशय यहाँ है कि विषय वस्तु की प्रकृति, अध्यापक का व्यक्तित्व, विषय वस्तु पर नियंत्रण, अध्यापक का नियंत्रण, ये 3 चीज़ें अध्यापक को एक कुशल अध्यापन करने में सहायता प्रदान करती हैं, एक कुशल शिक्षण करने में सहायता प्रदान करती हैं, एक प्रभावी शिक्षण करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो प्रत्येक शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब शिक्षण विधियों के अर्थ और स्वरूप को जो परिभाषित किया है विद्वानों ने, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। वैसे जॉन डीवी कहते हैं कि पद्धति वह तरीका है जिसके द्वारा हम पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों की प्राप्ति करते हैं। और ये कहते हैं, बाइनिंग कहते हैं कि शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का परिवर्तनकारी है। तो इस तरह से डॉक्टर सरोज सक्सेना का कथन ये है, वो कहते हैं कि वास्तव में शिक्षण विधि विषय सामग्री को छात्रों तक पहुंचाने का एक माध्यम है जो उद्देश्य प्राप्ति में भी अपना सक्रिय योगदान करता है। तो शिक्षण विधि का शिक्षक के लिए जो महत्व है, उस महत्व के संबंध में जो ये AC मिलर कहते हैं, उनके विचारों को हम कोड करते हैं कि लर्निंग टू टीच सक्सेसफुली इज लाइक learning to drive a car, learning to play bridge or golf
is are learning any other complicated performance is that the learner must develop skill in several different operation all the one। अतः ये जो है कहा जा सकता है कि शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक कठिन से कठिन सामग्री को भी सरल सरस एवं बोधगम्य बना सकता है। अतः शिक्षक के लिए शिक्षण विधियों की जानकारी आवश्यक है। शेष हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं। अपनी बात को हम विराम देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।